नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपीपीएससी जीडीसी में जो मेंस आंसर राइटिंग लिखने में जो समस्या आएगी या जो लोग अभी लिख रहे हैं उन्हें जो समस्या आ रही है या यूपीपीसीएस जो मेन एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो लोग लिखे हैं उन्होंने क्या समस्या फेस किया है, इसकी एक लिस्टिंग पे हम लोग बात करेंगे। यानी मोटा मोटी आप ये समझिए कि दिक्कतें क्या आती हैं वो हम देखेंगे और इनका उपाय हम कैसे निकाल सकते हैं इसको देखेंगे। इसमें लगभग 7 तरह की समस्याएं हैं जो अभी हैं फिलहाल। ये और भी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। जिसमें पहली जो समस्या आती है वो होता है आंसर लिखने की शुरुआत करना। दरअसल यह इस समय की एक बड़ी समस्या के रूप में देखा जा रहा है कि आप जानते हैं कि इस फील्ड में कोई सामान्य कैंडिडेट तो है नहीं। ऐसे कैंडिडेट हैं सॉरी जिनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है नेट जेआरएफ है। बहुत सारे लोग हैं जो पीएचडी हैं, पीजीटी टीचर हैं, टीजीटी टीचर हैं या कहीं और पे ऐसे गवर्नमेंट जॉब में हैं। ऐसे में एक आंसर लिखने की शुरुआत करना ये खुद को समझाना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो एग्ज़ाम है वो ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको एक पेज कॉपी जैसा पेज दिया जाएगा जिसमें 50 पेज होंगे और 20 प्रश्न होंगे और 8 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन होंगे, 12 मार्क्स वाले 10 होंगे। उसे एक निश्चित समय सीमा यानी कि सब कुछ करते हुए 3 घंटे में आप अच्छे से लिख के डिपॉजिट करते हैं तो आप पास होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो अगर हमारा उद्देश्य है कि उन 20 क्वेश्चन को 3 घंटे में पूरा करना, तो ऐसे में उस तरह के अभ्यास की ज़रूरत है जिसका पहला स्टेज होता है शुरुआत करना। उपाय के तौर पे आते हैं तो देखिए उपाय एक खुद के द्वारा होता है, एक मान लीजिए हमारे द्वारा आप सीख सकते हैं। खुद के द्वारा जो है उसमें आंसर राइटिंग वाले में विकल्प सीमित हो जाते हैं। देखिए जब भी एमसीक्यू वाले हैं तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, आप चाहें तो खुद कर लें, चाहें तो आप हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। लेकिन यदि आप खुद करते हैं तो उसमें एक ही विकल्प है आप करने का कि आपके पास कोई ऐसा गाइड करने वाला हो जो आपके लगभग 250-300 प्रश्नों का चेक करके और आपको उसका कमियां बता सके, आपको उसमें कितने मार्क्स मिलते हैं ये बता सके। अगर कोई है ऐसा देखने वाला तो आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज आप निश्चित तौर पे हमारे साथ जुड़े। हमने इसमें ये किया है कि इसके 4 स्टेज बना दिया है, यानी कि 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन के सेट हैं, ताकि धीरे धीरे आप अपना जो है लिखने का जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज करें। ये हमारी प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट थी। प्रॉब्लम नंबर सेकंड आते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या होता है कि कई बार उनसे गलती हो रही होती है और उन्हें पता नहीं होता कि ये गलती हो रही है। जैसे कि वो 10-20 प्रश्न लिखने के बाद जो है लिखना छोड़ देते हैं या काफ़ी अंतराल पे 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पे एक आंसर लिखते हैं। तो इस तरह से 10-20 क्वेश्चन लिख करके वो ऐसा महसूस करते हैं कि वो उनका आंसर राइटिंग ठीक है और जब लिखेंगे तो बेहतर लिखेंगे। देखिए इसमें आप ये मानिए कि अगर आपने 10-20 क्वेश्चन लिखा है यानी कि कंप्लीट सिलेबस के कुछ एरिया, कुछ एस्पेक्ट को बस आपने समझा है। क्योंकि पीटी और मेंस में ये डिफरेंस होता है कि मेंस में आपको रिकॉल नहीं होता, याद नहीं आता कि आखिर ये तो मैंने पढ़ा है लेकिन इसका आंसर क्या है। जो कि एमसीक्यू में विकल्प देख करके आपको याद आ जाते थे, वो लिखने में नहीं आता है। कई बार आप ये सोचने लगते हैं मुझे नहीं याद आ रहा है, मुझे नहीं याद आ रहा है, ये अपने आप को बोलने लगते हैं जिससे वो और नहीं याद आता है। ऐसे में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी हो जाता है। तीसरी जो समस्या आ रही है वो आ रहा है कि कैंडिडेट इंट्रो और कंक्लूजन में कंफ्यूज हैं कि आखिर हम इंट्रो में क्या लिखें, कंक्लूजन में क्या लिखें। कई लोग इंट्रो में जो लिखना है वो कंक्लूजन में लिख दे रहे हैं, जो कंक्लूजन में लिखना वो इंट्रो में लिख दे रहे हैं। ये दोनों एस्पेक्ट जो है अलग होते हैं। बहुत रेयर केस में होता है कि दोनों चीज़ें दोनों में चल सकती, लेकिन वो एक्सेप्शनल है। अदरवाइज दोनों अलग अलग होते हैं। इंट्रो में आपको कुछ और रखना है, कंक्लूजन में कुछ और रखना है। ये एक दो उदाहरण बताने से आपको समझ में नहीं आएगा। दरअसल मोटे तौर पे आप ये समझिए कि इंट्रो में हम वो
लिखते हैं जो ये बता सके कि आपका कंप्लीट आंसर किस डायरेक्शन में जाने वाला है। और कंक्लूजन क्या होता है कि आपने जो कंप्लीट लिखा है वो कंक्लूड करते समय क्या क्या चीज़ें हैं जिसको सकारात्मक रखते हुए आप उसकी एंडिंग कर रहे हैं कुछ प्रमाण के साथ। ये एक दो बातों से नहीं समझ में आएगा। इसके लिए जब आप 25-50 आंसर जब लिख देते हैं तो पूरी तरह आपका दिमाग सेट हो जाता है कि आखिर हमें इसमें इंट्रो कैसे करना है और कंक्लूजन कैसे करना है। सॉरी। अगला जो समस्या आ रही है उसको हम देखते हैं कि जब कैंडिडेट 10 क्वेश्चन के आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो एक आंसर में लगभग 10 क्वेश्चन जिसमें है उसमें 8 क्वेश्चन तक लिख पा रहे हैं, और जो 20 क्वेश्चन है उसमें 12, 13, 14 बहुत रेयर कैंडिडेट हैं जो 15 पहुंच रहे हैं। इसमें होगा क्या कि ये देखिए, आप पहले टेस्ट को लेकर के घबराए नहीं, क्योंकि पहले टेस्ट में ऐसा होना ये लगभग तय है अगर आपने बहुत अभ्यास नहीं किया है इसके लिए। तो आप हर बार टारगेट करिए कि आपको थोड़ा सा प्लस करना है, कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन लिखते हैं तो आप ट्राई करें कि अगली बार आप 8.5 या 8.25 क्वेश्चन तक जरूर लिखें। मतलब 0.25 या 0.5 आप इंक्रीज करने की कोशिश करें। एज इट यू आप 20 क्वेश्चन वाले में भी ये सेम टारगेट रखें कि 0.5 या 0.75 क्वेश्चन जो है मुझे इंक्रीज करना है अपने अगले आंसर में। तो धीरे धीरे जब ये दोनों 10 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट होगा तो आप निश्चित तौर पर कंप्लीट क्वेश्चन पूरा करने की स्थिति में होंगे। और आप जानते हैं कि जिस दिन आपका मेंस आंसर रहेगा उसके लास्ट वीक तक आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आप बिल्कुल तरोताज़ा रहें इस अभ्यास का और जा करके इसी स्पीड से अपने आंसर को लिख सकें। अगली समस्या ये आ रही है कैंडिडेट में कि जब आंसर लिख रहे हैं तो वो अपने आंसर में फ्लो चार्ट, पिक्चर या कोई भी इस तरह का जो डायग्राम है जो उन्हें प्रेजेंट करना है वो प्रेजेंट करना भूल जा रहे हैं। ये देखिए, एक तो ये होता है ना कि आप उसके लिए तैयार हैं कि नहीं है, इससे भी वो भूलता है। अदरवाइज आप जैसे मान लीजिए कि हर आपके टेस्ट में आपकी कॉपी पे अगर लिख करके कोई बता रहा है कि आप इसमें फ्लो चार्ट बनाएं, आप इसमें पिक्चर बनाएं, आप इस तरह से पिक्चर दे सकते थे, तो ऐसे में क्या होगा कि अगले टेस्ट में आपको रिकॉल होते होते वो सेट हो जाएगा कि मुझे इसमें कुछ अलग करना है, जिससे कि हम अदर कैंडिडेट के कंपेयर में एक बेहतर प्रेजेंटेशन दे सकें। देखिए, स्टार्ट में ये गलतियां ज़्यादा होती हैं, इसलिए इसको लेकर के परेशान नहीं होना। इसीलिए कहा जाता है ये शुरुआत कम से कम करना ज़रूरी है, और जो 320 क्वेश्चन का जो पूरा ये दौर है इसको पूरा करना भी ज़रूरी है। एक समस्या और आ रही है कि जैसे आप मान लीजिए कि जब भी कोई टेस्ट होता है या मेंस होता है तो उसमें एक या दो प्रश्न, कई बार एक प्रश्न सामान्यतः होता है कि वो आउट ऑफ बॉक्स पूछ दिए जाते हैं, मतलब जिसके लिए आप ठीक से तैयार नहीं रहते हैं, और उसके लिए डिफरेंट बुक्स या कह सकते हैं अलग अलग जगहों पर कंटेंट मटेरियल भी आप नहीं देखे होते हैं, या मोटा मोटी कहें कि बिल्कुल तैयार नहीं है। उसको कैसे डील करना है, इसको लेकर के डर घबराहट रहती है, तो वो एक टेक्निक होती है कि उसके बारे में कुछ ना कुछ आप प्रेजेंट करके आए। जैसे एक उदाहरण आप देखेंगे कि यूपी पीसीएस का जो पेपर नंबर 1 था, जो कि मेन एग्ज़ाम होता है, उसमें उसने पूछ दिया था कि ट्राइंगल कल्चरल क्या है, मतलब ये उत्तर प्रदेश में जो त्रिकोणीय कल्चरल डिस्ट्रिक्ट है वो कौन कौन से हैं। इस तरह की चीज़ें आप समझिए, ये प्रश्न जो है 2021-22 में पूछा था, और ये जो स्टार्टिंग हुई थी 2016 में हुई थी, तो सामान्यतः किसी बुक्स वगैरह में नहीं था, तो बच्चे परेशान काफ़ी हुए थे। ऐसा हर विषय में हो सकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि उस प्रश्न को बस अधूरा नहीं छोड़ना है। कुछ की वर्ड होते हैं जिसको हमें लिखना है, वो धीरे धीरे आप सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप उन पर्टिकुलर 3 डिस्ट्रिक्ट को नहीं भी जानते हैं तो आप कल्चर से रिलेटेड बातें जो है वहाँ पर लिख सकते हैं, या ऐसा कोई भी ऐसा पॉइंट जो ये बस ध्यान रहे कि आपका आंसर गलत ना हो, तो बाकी चीज़ें आप थोड़ा बहुत लिख कर आते हैं तो कुछ मार्क्स आपको मिलने की संभावना रहती है।
अब हम आते हैं सबसे आखिरी वाले पार्ट पे। देखिए ये कहते हैं ये चरम स्टेज है, या कह सकते हैं कि एक्सट्रीम लेवल का रिफॉर्म होता है। और ये अभी मैं अगर आपको बताऊं तो हो सकता है कि आप ठीक से ना समझें इसे। ये आप तब समझेंगे जब 20 प्रश्न वाले क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या होता है इसमें? तो जब आप 20 क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं जिसमें 10 छोटे 10 बड़े आंसर हैं, तो सभी प्रश्नों में सिमिलरिटी हो जाती है, यानी कि सभी में एक जैसा इंट्रो, एक जैसा बॉडी, एक जैसा कंक्लूजन। तो कॉपी चेक करने वाला भी थोड़ा सा बोर हो जाता है इस चीज को लेके। ऐसे में क्या होगा कि हर 2-3 क्वेश्चन के बाद आपको अपने प्रेजेंटेशन में भी थोड़ा सा चेंज करना है, यानी किसी में जो फ्लो चार्ट है वो दूसरी तरह से प्रेजेंट करना है, किसी में दूसरी तरीके से, किसी में पिक्चर लेना है, किसी में जो है नहीं लेना है। इवन मैं कहता हूं कि फ्लो चार्ट और पिक्चर देना जरूरी है सभी में, लेकिन फिर भी जब आप 20 अटेम्प्ट करें तो कोशिश ये करना चाहिए कि 2-3 में हम पिक्चर न डालें। ये डाइवर्सिटी की बात है, इसीलिए मैंने कहा कि ये बात हो सकता है अभी आपको ना समझ में आए, लेकिन जब आप 20 क्वेश्चन एक बार में अटेम्प्ट करने लगेंगे तो वहां इसकी सख्त जरूरत पड़ती है। इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए हमने टोटल 320 क्वेश्चन का प्रैक्टिस स्टार्ट किया है मेंस के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट में। और ताकि धीरे धीरे आप अपनी सभी कमियों को दूर कर सकें। अगर आप इस टेस्ट प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।